आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राज्यसभा चुनावों को लेकर के तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस रखी है, तो वहीं बंगाल से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि टीएमसी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है राज्यसभा सीटों को लेकर के। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से गणित देखने को मिल रहे हैं इन विधायकों की संख्या को लेकर के, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये बंगाल में ऐसा पहली बार होगा। बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो निर्विरोध तरीके से चुना जा सकता है, निर्वाचित किया जा सकता है। आपको बता दें इस बीच देखने को मिल रहा है कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी अपने राज्यसभा सीट के लिए नामांकन कर दिया है और उन्होंने गुजरात के गांधीनगर से अपनी उम्मीदवारी ठोकी है। तो वहीं आपको बता दें कि इस सीट पर कांग्रेस जो है अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है, क्योंकि उनके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या गुजरात में मौजूद ही नहीं है। लेकिन अगर हम बंगाल की बात करें तो यहां पर बीजेपी के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एक सीट तो बीजेपी की पहले से फिक्स हो। सबसे पहले तो अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेतृत्व को और गुजरात की जनता को और गुजरात की विधायकों को कि उनकी आशीर्वाद से मुझे एक बार और राज्यसभा में गुजरात के प्रतिनिधि बनने का एक अवसर और मिलेगा। 4 साल पहले मैं गुजरात की ओर से मैं राज्यसभा में उनके संसद का सदस्य बनके मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ। और आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल जो परिवर्तन जो देश में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और खासकर जो विदेश नीति में जो हुआ है उसमें मुझे जुड़ने का अवसर मिला। मुझे आशा है, अपेक्षा है कि आगे भी जो देश में जो प्रगति जो होगी, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगति होगी, उसमें कुछ मेरी ओर से कुछ योगदान भी हो, वो भी मैं चाहूँगा। और गुजरात के साथ जुड़ने का तो मेरा सौभाग्य है। मैं यह भी कहूँगा कि मैंने पिछले 4 साल में बहुत कुछ सीखा है गुजरात से, और गुजरात को एक किस्म से हम मॉडल स्टेट मानते हैं। बाकी जो योजनाएं जो हुई हैं, जो प्रगति जो हुई है, जो प्रोजेक्ट्स जो हुए हैं, ये खाली भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी इसकी आजकल पहचान है। तो एक बार और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि मुझे एक अवसर और मिला है चुकी है और आने वाले समय में यहां से टीएमसी का पत्ता साफ हो सकता है। तो वहीं टीएमसी ने एक और ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो कि लगातार विवादों से घिरे रहे हैं। उनका नाम है साकेत गोखले। आपको बता दें कि ये वही साकेत गोखले हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर फेक खबर फैलाई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ ही उन पर कई और भी केसेस चले हैं, क्योंकि लगातार वो उल्टी सीधी खबरें फैलाते रहते हैं, फेक ट्वीट्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी कई बार गिरफ्तारियां हो चुकी है। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी को लेकर के भी लगातार संकट जो है वो मंडरा रहा है। आपको बता दें कि टीएमसी पार्टी ने सोमवार यानी कि 10 जुलाई को पश्चिम बंगाल के राज्यसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीएमसी ने ट्वीट कर लिखा है कि आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। साथ ही सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं भी दी हैं। टीएमसी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर रे, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चिक, बड़ाइक और साकेत गोखले के नामों पर मुहर लगाते हुए उम्मीदवार बनाया है। बता दें पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की कुल 7 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया बीते गुरुवार यानी कि 6 जुलाई से शुरू हो चुकी है। अगर हम इस पूरे चुनाव में, अगर खासकर राज्यसभा चुनाव में बंगाल का गणित समझे, तो यहाँ पर बीजेपी की एक सीट सुनिश्चित मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि एक सीट के लिए 43 विधायकों की आवश्यकता होती है। इधर चुनावी गणित की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधायक हैं। एक सीट के लिए 43 विधायकों की आवश्यकता होगी। टीएमसी के पास 220 विधायक हैं।
टीएमसी को 5 सीट जीतने के लिए 215 सीट चाहिए, जो कि आसानी से उन्हें मिल सकती है। वहीं अगर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी को 1 सीट मिलना लगभग तय है। वहीं बीजेपी के पास कुल 70 विधायक हैं। इस तरीके से राज्यसभा के लिए 1 सीट मिलना बीजेपी को तय माना जा रहा है। वहीं अगर बीजेपी 2 प्रत्याशी उतारे तो चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि टीएमसी के कुछ विधायकों के जेल में बंद होने के कारण ममता दीदी 1 सीट से पिछड़ती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि कई सारे टीएमसी के ऐसे विधायक हैं जो कि चाहे फिर वो कोल स्कैम हो या फिर कैटल स्कैम हो या फिर ईडी की गिरफ्त में भी आ चुके हैं और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस चल रहे हैं उन पर, और वो इस वक्त जेल में हैं। तो ऐसे में टीएमसी के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है उनके प्रत्याशियों को लेकर के। आपको बता दें कि साकेत गोखले ने खुद ट्वीट कर ममता बनर्जी को उनका प्रत्याशी बनाने के लिए धन्यवाद दिया है। साकेत ने इसके साथ ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन को अपना मेंटोर भी बताया है और उनको भी धन्यवाद दिया है। साकेत गोखले ने पीएम मोदी और बीजेपी को हमेशा निशाने पर रखा है। बता दें कि पिछले साल ही साकेत ने टीएमसी ज्वाइन की थी। ममता बनर्जी ने साकेत को टीएमसी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। साकेत पहले राहुल गांधी के काफी ज्यादा करीबी रह चुके हैं। टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले को पिछले साल गिरफ्तार भी किया गया था। साकेत को गुजरात पुलिस ने पहले जयपुर से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने गुजरात में हुए मोरबी हादसे के बारे में पीएम मोदी से जुड़ा एक फेक ट्वीट किया था। इसके बाद उन्हें क्राउड फंडिंग के पैसों से दुरुपयोग के मामले में भी गिरफ्तार किया गया। फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भी साकेत को गिरफ्तार किया है। साकेत गोखले के खिलाफ मेघालय सरकार ने भी मानहानि का एक केस दर्ज करा रखा है। आपको बता दें, दरअसल साकेत ने आरोप लगाए थे कि मेघालय में एक टूरिज्म प्रोजेक्ट में 632 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। मूल रूप से आईटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले अगस्त 2021 में टीएमसी में शामिल हुए थे। इससे पहले वो मीडिया में भी काम कर चुके हैं। साकेत गोखले और विवादों का नाता यहीं तक खत्म नहीं हुआ है। साकेत गोखले ने मोदी सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी की संपत्ति के बारे में भी ट्वीट किया था। इस पर लक्ष्मी पुरी ने साकेत गोखले के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी के बारे में किए गए सभी ट्वीट्स हटाने का आदेश भी दिया था और साकेत गोखले को फटकार भी लगाई थी। यानी कि एक लंबा रिकॉर्ड रहा है साकेत गोखले का, जिस तरीके से उन्होंने क्राइम किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने फेक ट्वीट्स किए हैं, लोगों के खिलाफ गलत बयानबाजी की है, गलत आरोप लगाए हैं। तो इसको लेकर के बकायदा उन्हें कई बार सजा हो चुकी है, वो जेल जा चुके हैं, कोर्ट से फटकार लग चुकी है। इसके बावजूद इन बातों को देखते हुए भी टीएमसी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बना रखा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की 7 राज्यसभा सीटों के लिए पिछले सप्ताह से ही नामांकन शुरू हो गया है, जिसके लिए आगामी 24 जुलाई को चुनाव होंगे। इसके साथ ही ज्यादा विलंब न करते हुए वोटों की गिनती भी उसी शाम को शुरू कर दी जाएगी। राज्य के कुल 6 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो जाने वाला है, जबकि 7वीं सीट पर उपचुनाव किया जाना है। तृणमूल नेतृत्व ने रविवार को पार्टी विधायकों के साथ एक वर्ग को नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर करने को भी कहा है। 12 जुलाई को टीएमसी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया वे नामांकन पत्र भी जमा कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बता दें कि टीएमसी के साथ ही राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी नामांकन की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी संभवतः सोमवार को ही एक बैठक कर अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर सकती है। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विरोधी दल के नेता शुवेंदु अधिकारी सोमवार को विधानसभा जा सकते हैं। साथ ही आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है, जिसमें राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी मुहर लगा सकती है। आपको बता दें कि लगातार जो पार्टियां हैं वो चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और कहीं ना कहीं इसे जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले एक अच्छी पारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। खासकर अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में बीजेपी राज्यसभा सांसदों का जीतना और भी ज्यादा अच्छा माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के हिसाब से। इसी के साथ ही अगर हम बात गुजरात की करें
तो गुजरात से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए गांधीनगर से नामांकन फॉर्म भर दिया है। और वहीं अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने 7 जुलाई को कहा था कि गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारने वाली। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास पर्याप्त विधायक ही नहीं है। बता दें कि पिछले साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। गुजरात के राज्यसभा की 11 सीट में से वर्तमान 8 सीटों पर बीजेपी और बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। फिलहाल बीजेपी के पास गुजरात की 8 विधानसभा सीटें हैं और जिस तरीके से एस जयशंकर ने भी यहां से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है तो जाहिर तौर पर उनकी भी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, क्योंकि अगर हम गुजरात का आंकड़ा देखें तो गुजरात में पहले से ही वहां पर विधायकों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि अभी हाल ही में जो गुजरात में इलेक्शन हुए हैं तो उसमें बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।